Hello, this is Poets and Pancakes Part 2. तो एक वीडियो आपको पहले मिल चुकी है Part 1. Now this is Poets and Pancake written by अशोका मित्रन Part 2. तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, यानी ये सब जेमिनी स्टूडियो के साथ काफ़ी हद तक कनेक्टेड थे. इट हैड एक्सीलेंट मेस which supplied good coffee at all the times of the day and for most part of the night. तो स्टूडियोज़ में तो दिन रात शूटिंग होती है, तो इसलिए वहाँ पे एक मेस थी जहाँ पे अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, सुबह दिन के समय भी और रात को भी. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee. थोड़ा थोड़ा इस स्टोरी के अंदर ना पॉलिटिक्स भी आती जा रही है. जैसे आपको पहले बताया था कि कम्युनिज़म के ऊपर वो एक आते हैं उनके स्टूडियो में, और अभी फिर कम्युनिज़म और कांग्रेस की बात हो रही है कि अगर कांग्रेस की कोई मीटिंग होती थी, प्रोहिबिशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को के ऊपर बैन लगा देते हैं, तो दिस इज़ प्रोहिबिटेड. ओके, तो प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड वाज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. मतलब ये बड़ा एक सेटिस्फाइंग मीन्स बड़ा हैप्पी एंटरटेनमेंट होता था कि वहाँ पे कॉफ़ी पे मिलना, पॉलिटिक्स, कांग्रेस है ना, इसके बारे में बात करना. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. ऑफिस बॉय को छोड़ के और कुछ क्लर्क्स को छोड़ के बाकी सब स्टूडियो में लेजर रेडिएट करते थे. व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन एक्चुअली रेज के निकलने को बोलते हैं, बट यहाँ पर रेज का तो कोई मीनिंग नहीं बनता, तो ये वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है कि दे शोड लेजर. व्हाट इज़ लेजर? रेस्ट, रिसॉर्ट काइंड ऑफ थिंग, कि वो बड़ा आरामदायक लाइफ जीते थे क्लर्क्स और ऑफिस बॉयज़ को छोड़ के. प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, क्योंकि उनको पोइट्री लिखनी होती थी जो कि पोइट्री के लिए रिक्वायर्ड था. रिक्वायर्ड से प्री रिक्विजिट बना है कि अगर आपको पोएम लिखनी है तो उससे पहले आपको रिक्वायर्ड है कि आप रेस्ट करो. मोस्ट ऑफ देम वोर खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पोलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड. उनमें से अधिकांश लोग खादी पहनते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इससे भी ऊपर की बात है कि उनको फेंटेस्ट. व्हाट इज़ फेंट? फेंट जब कोई चीज़ हल्की पड़ जाती है तो हम कहते हैं फेंटेस्ट. हल्के से हल्का भी एप्रिसिएशन नहीं था, यानी प्रेज नहीं होती थी किसी और विचार की. ठीक है, सिर्फ लोग या तो गांधी जी की पूजा करते थे या खादी पहनते थे. कांग्रेस का ही रूल था और किसी चीज़ को लोग पसंद नहीं करते थे, कोई अप्रिसिएशन नहीं था और किसी पॉलिटिकल थॉट का. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज़म. तो जो कम्युनिज़म फैलाने आते थे उनके हिसाब से तो वो सब एवर्स थे, यानी उल्टे थे. अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन. वो क्या समझते थे कि कम्युनिस्ट गॉडलेस होता है. ही हैड नो फिलाइल और कंजुगल लव. उसका कोई रिलेशन किसी से प्यार वाला नहीं होता. दैट इज़ फेलियल और कॉन्जुगल लव मीन्स उसकी कोई फैमिली, कोई प्यार वाला किसी से रिश्ता नहीं होता. ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स एंड हिज चिल्ड्रन. कम्युनिस्ट ऐसा लोग मानते थे कि कम्युनिस्ट अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को भी मार सकता है. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस. वो हमेशा अनरेस्ट और वायलेंस फैलाने के लिए ही यूज़ किया जाता है अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, जहाँ कहीं भी अच्छे भोले भाले लोग रहते हैं. सच नोशंस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर. इस तरह की विचारधारा, नोशंस होती हैं थॉट्स, आइडियाज़, विचारधाराएं हर जगह पाई जाती थी. साउथ इंडिया में in that time also naturally floated about vaguely among khadi clad poets of Gemini Studios. कुछ ज़्यादा भी था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जेमिनी स्टूडियोज़ में भी खादी क्लैड था, यानी गांधी जी के फॉलोअर थे. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग. इसका प्रमाण आगे की स्टोरी पढ़ के आपको मिल जाएगा. व्हाट इज़ एविडेंस? एविडेंस इज़ ए काइंड ऑफ प्रूफ.
When Frank Buchmann's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. एक बार फ्रेंच बुचमैन की MRA मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, ये नाम है उनका, 200 लोगों की एक ग्रुप था, उसने विजिट किया। उसका नाम था ग्रुप का मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। वो मद्रास में आए 1952 में दे, और उनका काफ़ी वार्म वेलकम हुआ, अच्छा वेलकम हुआ जेमिनी स्टूडियो में। समवन कॉल द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। कईयों ने सोचा कि ये इंटरनेशनल सर्कस के लिए आए हैं। दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रेपीज एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स। फिर उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी किसी को, तो उन्होंने देखा कि इनकी जान एनिमल्स के साथ कोई जान पहचान ही नहीं है। एक्वेंटेंस मीन्स दे आर नॉट वेरी फेमिलियर, वो दे आर नॉट वेरी नोन टू एनिमल्स, तो दैट मीन्स ये सर्कस नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ डिनर टेबल पे एनिमल्स को बहुत लाइक करते हैं, यानी वो मीट ईटिंग पीपल थे। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। उन्होंने 2 प्लेज खेले थे, नाटक खेले थे, जौदम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। उन दोनों नाटकों का नाम था, एक का जौदम वैली और दूसरे का फॉरगॉटन फैक्टर। वो मद्रास में कई शोज चले थे। 600 saw the plays over and over again. The message of the plays was usually plain and simple homilies, और मैसेज बड़ा ही सिंपल सा था। बट सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। लेकिन प्ले का सेट और कॉस्ट्यूम बहुत ही उत्तम दर्जे का था। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी were terribly impressed. For some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in manner of Jodham Valley, with a bare stage, a white background curtain, and a tune played on the flute. जो जौदम वैली प्ले था वहाँ पे एक सीन दर्शाया जाता था, ऑलमोस्ट सारा स्टेज खाली। बेयर स्टेज का मतलब यही है, एम्प्टी स्टेज, बैकग्राउंड वाइट कलर की कर्टन से बनाई हुई, और एक बांसुरी की ट्यून थी, और वहाँ पे सनराइज़ और सनसेट दिखाते थे लाइट के इफ़ेक्ट के द्वारा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव सीन बन गया, और लगभग तमिल वालों ने इसको काफ़ी अपने प्लेज में कॉपी भी किया। It was some years later that I learned that MRA was a kind of counter movement to international communism. Actually MRA भी वहाँ पर कम्युनिज्म फैलाने आई थी। And the big bosses of Madras like Mr. Vasan, who was Mr. Vasan? Mr. Vasan was the boss of Gemini Studio. Simply played into their hands. वो उनके हाथों का खिलौना बन गए थे, तब वो यहाँ आके रहे और अपना कम्युनिज्म फैलाने आए थे। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspects of these bosses and their enterprises remained the same, MRA or no MRA. वो कहता है, राइटर कहता है कि जो बॉस होते हैं ना, उनका आस्पेक्ट ऑफ लाइफ सेम रहता है, चाहे MRA आए चाहे ना आए। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस। और जो जेमिनी स्टूडियोज़ का स्टाफ था, उन्होंने बहुत अच्छे से MRA को होस्ट किया, जो कि हर तरह के थे, कई तरह के लोग थे उसके अंदर। एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़, 20 देशों के लोग थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड with thick layer of makeup by the office boy in the makeup department. क्यों बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी हुई? क्योंकि ऑफिस बॉय हमेशा क्राउड प्लेयर्स के ऊपर जो स्लैप करता रहता था पैनकेक की, उससे उनको थोड़ा ब्रेक मिल गया। A few months later, the telephone lines of big bosses of Madras burst, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब कुछ महीने भी बीते, टेलीफोन आया और जेमिनी स्टूडियोज़ में एक और गेस्ट आ रहा है, विजिटर आ रहा है। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने कहा कि वो इंग्लैंड का कोई पोएट है, और द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। तो इंग्लैंड के कुछ पोएट्स को जेमिनी स्टाफ जानता था। वो लोग तमिल थे, उनकी इंग्लिश भी वीक थी। तो इंग्लैंड के जो पोएट्स को जेमिनी स्टाफ जानता था, जो किताबों में पढ़ा था, वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ और टेनिसन था।
जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, मोर लिटरेट होते थे, उन्होंने कीट्स के बारे में सुना था, शैली के बारे में सुना था, बायरन, कीट्स, शैली, बायरन अगेन आर English poets, and one or two might have faintly come to know of someone by the name of Eliot. इसके अलावा एक या दो ने इलियट के बारे में सुना होगा। ये कुछ फेमस पोएट्स हैं। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो फिर ये कौन सा पोएट है? इसका नाम कभी सुना नहीं। He is not a poet, he is an editor. वो एक्चुअली पोएट नहीं था, एडिटर था, ऐसा पता लगा। That is why the boss is giving him a big reception. ओ अच्छा, इसलिए बॉस उसको बहुत अच्छी रिसेप्शन दे रहा है। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकटन, क्योंकि मिस्टर वासन जो जेमिनी स्टूडियो के ओनर थे वो एक वीकली यानी साप्ताहिक पत्रिका के एडिटर थे। He wasn't the editor of any of the known names of the British publications in Madras, that is, those known at Gemini Studios. अब अंग्रेज़ तो अभी नए नए गए थे, 2 साल पहले गए थे इंडिया से, तो उनको लगा कि मद्रास के लोगों को सिर्फ 1-2 न्यूज़पेपर्स के नाम पता हैं। एक तो द हिंदू है और एक द मैनचेस्टर गार्डियन है या लंदन टाइम्स है। ये न्यूज़पेपर्स हैं ब्रिटिश, लेकिन इनके एडिटर्स तो वो नहीं हैं। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, क्योंकि हम में से जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे उनको भी यही 3 न्यूज़पेपर्स के नाम पता थे, और वो जो विजिटर आ रहा था वो इनका एडिटर तो नहीं था। तो किसी को समझ नहीं आया बेसिकली कि वो क्यों आ रहा है और वो कौन है। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon the poet arrived. He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us. कैसा इंसान आया उनके जेमिनी स्टूडियो में दोपहर को? टॉल, वेरी इंग्लिश, बहुत ही अंग्रेज टाइप का, वेरी सीरियस एंड वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और हम सब उसको नहीं जानते थे। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, आधा दर्जन फैंस उसके पास पहुंच गए शूटिंग स्टेज के पास। द बॉस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच, हमारे बॉस ने लंबी स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस वर्ड का मीनिंग होता है वेरी क्लियर, बिल्कुल साफ। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटल अबाउट द पोएट। स्पीच से पता लगता है कि उनको भी पोएट का कुछ ज़्यादा नहीं पता कि पोएट है, एडिटर है, कौन है, बस अंग्रेज़ है इसलिए उसका वेलकम हो रहा है। The speech was all in most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. अब स्पीच में ज़्यादातर फ्रीडम वर्ड सुनने को मिल रहा था या डेमोक्रेसी। देन द पोएट स्पोक, फिर पोएट की बारी आई। पहले मिस्टर वासन ने स्पीच दी, अब सेकंड नंबर पे पोएट ने स्पीच दी जो गेस्ट था। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। वो जब स्पीच दे रहा है तो ऑडियंस बिल्कुल सो रही है, साइलेंट है। नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। किसी को नहीं समझ आ रहा था वो क्या बात कर रहा था, और अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी उसकी इंग्लिश समझने की कोशिश भी करता तो उसका एक्सेंट उस आदमी को हरा देता, डिफीट कर देता। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटा ये चलता रहा। Then the poet left, फिर वो चला गया, and we all dispersed in utter bafflement. Disperse होना होता है जैसे सारे एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ से उठ के अपने अपने काम पे लग गए। That is disperse, जैसे आप छुट्टी के टाइम disperse हो जाते हो। तो वो बहुत ही पजल थे सारे लोग जेमिनी स्टूडियो के, और वो disperse हो जाते हैं। What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? कि हम तो तमिल सिंपल से लोगों के लिए पिक्चरें बनाते हैं, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? पीपल दोज लाइव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री। तो पुराने ज़माने में लोगों को ये लगता था इंग्लिश पोइट्री का टेस्ट पालना बड़ा महंगा टेस्ट है। द पोएट लुक्ड प्रेटी बैफल्ड टू। अब पोएट ने 1 घंटा स्पीच दी लेकिन वो भी बड़ा परेशान था, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of an English poet. Travail एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है, TRAVAILS। इसका मतलब होता है वर्क, काम।
पोएट को किस बात की परेशानी थी, उसको लगा कि मैंने इतनी चीज़ों से इनकी जान पहचान करवाई, इनकॉन्ग्रुटी, लेकिन उसने देखा कि ये तो जानते ही नहीं है, इनकी कोई जान पहचान ही नहीं है इंग्लिश पोएट के काम से, या कुछ भी थ्रिलिंग नहीं लगा इनको। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। उसका आना बिना बताए, मतलब कोई बता नहीं सकता, लेकिन उसका आना एक रहस्य था। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of genius. अब कहानी एकदम मुड़ जाती है, लेकिन इसका फिर इसी बात से ताल्लुक़ है कि एक प्रोज राइटर्स होते हैं जो एसेज लिखते हैं, और लोग उन एसेज को इंटरेस्टिंग होने की वजह से पढ़ते हैं। तो प्रोज राइटर्स इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे ज़्यादा, कि मेरा भी ये विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया कि प्रोज राइटिंग किसी एक्चुअली वास्तविक जीनियस आदमी का काम है। इट इज़ फॉर पेशेंट, परसिस्टेंट, प्रिजर्विंग ड्रज विद हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। और ये बहुत ही सब्र, पेशेंट मतलब बहुत ही सब्र रखने वाले इंसान के लिए, कंटिन्यू जो काम कर सकता है, अपनी नॉलेज को प्रिजर्व रख सकता है, ऐसे इंसान का काम हो सकता है प्रोज राइटिंग। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम। सपोज किसी ने प्रोज राइटिंग लिखी और उसके बाद जब वो बुक वाले के पास छपवाने के लिए जाता है तो वहाँ से उसको रिजेक्शन भी मिल सकती है, लेकिन वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसमें पेशेंस का गुण है। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस। जैसे ही रिजेक्शन मिलेगी वो दोबारा जाएगा, फिर से एक लंबा प्रोज लिखेगा, सेंड्स इट ऑन अनदर एडिटर, दूसरे एडिटर के पास जाएगा, एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, और अपना ही पोस्टेज उनको देना पड़ता है ताकि उसकी कॉपी वापस आ जाए। जो मेन कॉपी होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी announcement in an insignificant corner of an unimportant page. द हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटी सी अनाउंसमेंट आई जिसमें एक बहुत ही छोटा सा कॉर्नर था जो इनसिग्निफिकेंट था, इम्पॉर्टेंट नहीं था, कि वहाँ एक स्टोरी कॉन्टेस्ट है। ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर, ब्रिटिश अखबार थी द एनकाउंटर में। Of course, the encounter wasn't known commodity among the Gemini literati. अब जेमिनी स्टूडियो के पढ़े लिखे लोगों को भी द एनकाउंटर के बारे में नहीं पता था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ पीरियोडिकल। मैंने पहले उसका आइडिया लगाया। देन आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज। फिर मैंने बहुत पैसे लगाए, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट, अपने हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट भेजने के लिए आपको काफ़ी पैसे भी लगाने पड़ते हैं जो आप फॉरेन कंट्री में भेजते हैं। इन दोज डेज ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस। उन दिनों में ब्रिटिश लाइब्रेरी का एंट्रेंस टेस्ट होता था, विद नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू अ फॉरबिडन एरिया। तो ऐसे ऐसे साइन बोर्ड्स लगे हुए थे, नोटिस बोर्ड थे कि आप लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हो, बल्कि एक फॉरबिडन एरिया में जा रहे हो। यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर बनने के लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी है इंडिया में, लेकिन आपको टेस्ट नहीं पास करना पड़ता। इवन आपके पास चंडीगढ़ में भी ब्रिटिश लाइब्रेरी है, आप उसके मेंबर बन सकते हो, बस आपकी वेटिंग बहुत लंबी है। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस। अब द एनकाउंटर की कॉपीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। अब लोग मेंबर तो बन जाते हैं अपना स्टेटस शो करने के लिए कि मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, लेकिन वहाँ जो ब्रिटेन के अखबार आते हैं उनको किसी ने टच भी नहीं किया हुआ था। व्हेन आई रीड द एडिटर्स नेम, लेकिन मैंने उसके ऊपर एडिटर का नेम पढ़ा। आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, तो मेरे दिमाग में घंटियाँ बजी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। ये द एनकाउंटर का एडिटर वही बंदा था जो जेमिनी स्टूडियो में आया, भाषण देके चला गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मुझे लगा मैंने अपना कोई भाई खो दिया है। एंड आई खोया हुआ भाई ढूंढ लिया है। एंड आई सैंग एज आई सील देन। तो उसने ना उस अखबार में अपनी जो लिखावट है, जो प्रोज़ है, वो भेजना था।
तो जब उसने अपना एड्रेस लिखा, उसको उम्मीद हुई कि वो जेमिनी स्टूडियो देखकर मुझे सिलेक्ट कर लेगा। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। मुझे लगा कि वो भी ऐसा ही फेल करेगा, उसके दिल में भी ऐसे ही घंटियाँ बजेंगी जेमिनी स्टूडियो देखकर। Long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender, Stephen, that was his name. उसका नाम था Stephen Spender. And years later, when I was out of Gemini Studio, कई सालों बाद मैं Gemini Studio छोड़ दिया मैंने. And I had much time, but not much money. मेरे पास पैसे नहीं थे, समय बहुत था. Anything at a reduced price attracted my attention. जो चीज़ मुझे कम कीमत पे मिलती वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, ये एड्रेस है, वहाँ पे फुटपाथ पर there was a pile of brand new books. वहाँ पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी for 50 पैसे each. कीमत थी 50 पैसे. Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. वो किसी अमेरिकन ओरिजिन किताब की कॉपीज़ थी. स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन था. इन कनेक्शन विद 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, और वो रशियन रेवोल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ पर स्पेशल डिस्काउंट पर लोगों को मिल रही थी. आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड. किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड. 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism. Again, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो गॉड को नहीं मानते, तो इसलिए वो किताब कम्युनिस्टों ने लिखी हुई थी. 6 ऐसे थे उसके अंदर. एंड देयर disillusioned return, आंद्रे गीद, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कॉस्लर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. तो इन राइटर्स के उसमें एसेस थे कम्युनिज्म के ऊपर. किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड. सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस. सडनली वो किताब ने मेरे मन में बहुत इंपॉर्टेंस बना ली. स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो. स्टीफन स्पेंडर तो वही पोएट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. इन ए मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up with a hazy illumination. मुझे लगा मेरे दिमाग का अंधेरा कमरा, डार्क चैम्बर, अंधेरा कमरा अचानक से रोशन हो गया. इल्यूमिनेशन आ गया उसके अंदर, क्योंकि उसने स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ लिया. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. अब मेरे दिमाग में वो चीज़ रहस्य नहीं रही कि वो क्यों आया था जेमिनी स्टूडियोज़ में. क्यों नहीं रही? क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था और वो हमारे देश में कम्युनिज्म फैलाने आया था. द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री. एक्चुअली